एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे। स्किन की मेन 3 लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते। उनके ऊपर हम काम करते हैं कि स्किन की डिजीज़ हैं उनको हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। किसी भी वजह से मेल न्यूट्रिशन आ गई या उसमें आपकी पोल्यूशन आ गई, ज़्यादातर हमारे यहाँ रुझान है कि दोबारा सेशंस लेने को, मतलब सेशंस को नहीं माना जाता क्योंकि पेशेंस लेवल आजकल आवाम में से ख़त्म हो गया। बहुत सी ऑडियंस की कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि एस्थेटिक्स जो तरीका इलाज है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? हमारे यहाँ ट्रेंड है गंदे बालों में ऑयल लगाया जाता है कि जब सुबह धोना होगा। मेरी कज़न को किसी ने बताया कि सर में प्याज का पानी लगाओ, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसने प्याज का पानी सर में लगा लिया और उसको इतने रैशेज हुए कि उसकी जगह जगह से बाल उतर गए। न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं, मर्दों की तरफ से ये शिकायत आती है कि जो फीमेल्स हैं वो मेकअप करने के बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं और जैसे ही वो मुँह धोती हैं तो फिर बंदा जो है वो पूरी ज़िंदगी पछताता है कि मैंने मिस्टेक की है शादी करके यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कबीर हयात करंट NN के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हर प्रोग्राम में एक यूनिक मौजू के ऊपर हम बात करते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे बहुत ज़बरदस्त ये मौजू है एस्थेटिक्स के हवाले से कि एस्थेटिक्स क्या है और एस्थेटिक्स के ज़रिए आप अपनी ब्यूटी को किस अंदाज में इन्हांस कर सकते हैं। हम आम तौर पे जो ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं और अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करते नज़र आते हैं, उसमें और एस्थेटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है और एस्थेटिक्स किस अंदाज में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है आपकी ब्यूटी इन्हांस करने के हवाले से। जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद तकाज़ों को अपना कर ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। आज हम मुकम्मल तौर पे जानेंगे कि एस्थेटिक्स के अंदर जिद्दत क्या है और इस जिद्दत के आने की वजह से कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने एस्थेटिक्स को आसान बनाया है और जो इंडिविजुअल्स इस वक्त परेशान हैं अपनी ब्यूटी को लेकर और हेयर फॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हैं, डैंड्रफ के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हैं और आमतौर पे ये भी देखा है कि हमारे चेहरे के ऊपर जो ग्लो आता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो फौरी तौर पे ग्लो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एस्थेटिक्स के अंदर वो देर पा होता है और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज मुकम्मल तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती नज़र आती हैं अपनी फील्ड के हवाले से। और पाकिस्तान के अंदर एस्थेटिक्स के अगर बड़े नामों का तस्करा किया जाए उनमें से एक बड़ा नाम आपका भी है। सुमैयाज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए इनसे मुकम्मल तौर पे जानते हैं एस्थेटिक्स के हवाले से, इसके बेनिफिट्स के हवाले से। आगाज़ में मैं आपसे जानना चाहूँगा एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे, हम जिसमें आपकी स्किन की जो मेन 3 लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, उनके ऊपर हम काम करते हैं और आपकी बीमारी को, जो भी आपकी स्किन की डिजीज़ हैं उनको हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक सादे लफ्ज़ों में आप लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ ताकि आम आवाम भी इसको समझ सके कि बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो हम कॉस्मेटिक्स से करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो पाता। वो थोड़े ही दिनों बाद, लाइक हम एक नॉर्मल फेशियल करवाते हैं अगर और उसके बाद हम जाते हैं दोबारा से वापस अपनी रूटीन में, तो हम फिर से वापस वही स्किन की डिजीज़, वही स्किन की प्रॉब्लम्स, वही स्कार्स, वही एक्नी, वो सब दोबारा, वो ग्लो भी चला जाता है। लेकिन हमारे एस्थेटिक के प्रोसीजर्स में हम इन स्किन में वहाँ काम करते हैं जहाँ पे ये चीज़ें बन रही होती हैं। जब आप उस चीज़ को रूट से ख़त्म करोगे तो फिर आप देखेंगे कि एक तो जो हमने सीरम इन्फ्यूज़ कर दिए या जो भी चीज़ें हमने प्रोसीजर में यूज़ की हैं वो आप ही की स्किन के वाइटामिन्स हैं, वो आप ही की स्किन के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि किसी भी वजह से मेल न्यूट्रिशन आ गई या उसमें आपकी पोल्यूशन आ गई या आपकी स्लीप का डिसऑर्डर आ गया, उन वजूहात पे आप अगर आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से नहीं बना पा रही है तो हम एक एक्सटर्नली आपकी स्किन को उसको दे देते हैं फूड, जिससे वो ये होता है कि वो कोई 15 दिन 20 दिन तक काम करती है। और अगर आप ज़्यादातर हमारे यहाँ रुझान है कि दोबारा सेशंस लेने को, मतलब सेशंस को नहीं माना जाता, मतलब चाह ये रहे होते हैं क्योंकि पेशेंस लेवल आजकल आवाम में से ख़त्म हो गया, चाहते हैं कि एक ही सेशन में सब हो जाए। ऐसा नहीं होता। ये तो मेरा बहुत बड़ा गिला है आवाम से कि एक सेशन में कुछ नहीं होगा। जो चीज़ आपने 15 साल या 10 सालों में अपनी स्किन के अंदर डिजीज़ बनाई है और स्कार्स बनाए हैं, वो कैसे एक सेशन में जा सकता है? अगर आप हमें टाइम देंगे और हमारे साथ पेशेंसली चलेंगे और 4 to 5 या 4 to 6 और 7 और 8 सेशंस भी हो जाते हैं कभी कभी, वो सारे सेशंस ले लेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस मसले को रिकरेंस होगी ही नहीं।
बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सी ऑडियंस की कन्फ्यूजन्स हैं इस हवाले से कि एस्थेटिक्स जो तरीका इलाज है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? हमारी अव्वल तो सारी ट्रीटमेंट्स वही होती हैं जो एफडी अप्रूव्ड है। हमारे सारे जो इंजेक्शंस इम्प्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सब एफडी अप्रूव्ड हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं यूज़ की जाती है जो कि बगैर लाइसेंस के। अव्वल तो हमारे पाकिस्तान में सारा कुछ इम्पोर्टेड आ रहा है, पाकिस्तान एस्थेटिक की कोई दवाई नहीं बना रहा है। तो जो कोरियन हम या जर्मनी से या स्विट्ज़रलैंड से जितनी भी सारी हमारी चीज़ें इंपोर्ट हम करवाते हैं वो लाइसेंस के बगैर बहुत सारी एक हाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। वहाँ पे बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं इंपोर्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें रिसीव करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस हैं जो लेने पड़ते हैं। मतलब उस सारे प्रोसीजर्स हैं, उन सारी रिसर्चेस से गुजर के एक चीज़ हम तक पहुँचती है। तो इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं है जहाँ तक मैं कहूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपका जो टेक्नीशियन है उसको नहीं पता कि डोजेज कितनी देनी है, कहीं पे हमारी किसी चीज़ का एक यूनिट डलना है और उससे नुकसान नहीं होना है, हमें पता है भाई ये फर्स्ट सेशन है या ये इसको को बहुत सारी डिजीज़ से गुजरा हुआ बंदा है, इसको बीपी शुगर का कोई मसला है या इसको कोई और ट्रीटमेंट्स इसकी चल रही हैं या कोई डिजीज़ से ये ठीक हुआ है, अभी इसने कोई एंटीबायोटिक ली हुई है, हमें ये चीज़ की डोज अभी सिर्फ इतनी ही देनी है। अगर टेक्नीशियन आपका अच्छा नहीं है तो हाँ मैं कहूँगी कि इसके नुकसान हैं, हर चीज़ के नुकसान हैं अगर आपका टेक्नीशियन अच्छा नहीं है। वरना हमारी चीज़ें ऐसी कोई भी नहीं, अगर आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हो, स्टीरॉइड्स और गलत चीज़ें नहीं, मतलब आप सस्ता प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए चाइनीज़ चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हो, ओरिजिनल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि तमाम तर चीज़ों के हवाले से हेल्प आउट करता है और हमारे मुआशरे के अंदर जो हेयर फॉल का इशू है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है और बहुत से जो मर्द हैं वो इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। तो आइए आपसे जानते हैं एस्थेटिक्स के अंदर आप हेयर फॉल को किस अंदाज में जो है वो मैनेज करते हैं कि आप इन तमाम तर चीज़ों को रिजोल्व कर सकें, इस हवाले से कुछ बताइएगा। सबसे पहली बात कि हम सिर्फ फेस की स्किन को स्किन समझते हैं। हम समझते हैं कि फेस को अच्छे से धोना है, हमने फेस पे फेशियल कराना है, तो हम जो हमारी स्कैल्प की स्किन है उसको बिल्कुल ही ज़ीरो पे लेते हैं। मतलब उसकी हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हमारी नज़र में। जो हमारी स्कैल्प की स्किन है उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है, बिल्कुल फेस की स्किन की तरह, लेकिन हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। हमें कोई बताता है कि जी ये वाले ऑयल में ये वाला ऑयल लगा के मिक्स करके लगा लो तो डैंड्रफ चली जाएगी, इस वाले ऑयल में ये कर लोगे तो यूँ एग लगा लोगे तो डैंड्रफ चली जाएगी। अच्छा, डैंड्रफ तो चली गई, लेकिन वो जो चीज़ है उसकी रेजिड्यूज़ इतने ज़्यादा हमारे स्कैल्प पे रह गए कि उनको हमने अच्छे से वॉश ही नहीं किया। आपने खुद देखा होगा जब आप शैम्पू लगाते हैं तो उसको आपने ऐसे ऐसे 3-4 दफ़ा किया, हमें ऑफिस जाने की जल्दी है, हमें पेशेंट हमारा आया बैठा है या क्लिनिक पे या कहीं भी जो भी आप लोग काम करते हो, हम अपनी स्कैल्प को अच्छे से साफ़ ही नहीं करते। वो ऑयल लगाना बेनिफिशियल तब था जब धुले बालों में लगाया गया। हमारे यहाँ ट्रेंड है गंदे बालों में ऑयल लगाया जाता है कि जब सुबह धोना होगा, हालांकि धुले बालों में ऑयल लगाने का फ़ायदा है। अगर डस्ट है आपके स्कैल्प के रूट्स में तो उसको आपने ऑयल लगा दिया, वो तो ऊपर डर्मस पे, एपिडर्मस पे ही रह गया, वो आपकी रूट के अंदर गया ही नहीं, वो आपको नरिशमेंट कैसे दे सकता है। सबसे पहले तो आपकी स्किन को, स्कैल्प की स्किन को साफ़ सुथरा होना चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट हो। और डैंड्रफ को सिर्फ हम डैंड्रफ ही समझते हैं। डैंड्रफ की सबसे बड़ी वजह पैदा होने की जो नज़र आती है, सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, आपने नोट किया होगा कि हम बहुत तेज़ गर्म पानी से सर को धोते हैं। उससे ये होता है कि जो हमारी स्किन की स्कैल्प है ना वो बहुत ज़्यादा, उसका जो ऊपर की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है वो हमारी, वो ज़्यादा तेज़ गर्म पानी सर में पड़ने से उखड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब वो उखड़ जाती है, अब आप बिल्कुल जैसे हम कहते हैं वो बेयर फुटेड फिर रहे हो और आप फिर कह रहे हो कि जी हमारे बाल भी अच्छे हों, हमारे बाल टूटे भी ना। आपने तो प्रोटेक्टिव लेयर को जो अल्लाह ने बना के दी थी वही आपने ख़त्म कर दिया तेज़ गर्म पानी से धोने से, और आपने उसकी फॉलिकल्स को फाड़ दिया। मैं उर्दू में और बहुत ही उसमें बता रही हूँ ताकि एक आम बंदा भी समझ सके। आपने उस फॉलिकल को ही फाड़ दिया। अब वो जब तेज़ गर्म पानी से फट गया और उसके ऊपर बाहर की पोल्यूशन और बाहर का सारा कुछ पड़ेगा, तो आप सोचें आपको हेयर फॉल क्यों नहीं होगा। पहले तो कॉज को ख़त्म करें हम, बहुत तेज़ गर्म पानी से बालों को धोना बिल्कुल बंद कर दें। जिनको बहुत शौक है, अगर उन्होंने धो भी लिया है तो उसके बाद आप ठंडे पानी से धो के उसको फॉलिकल को बंद भी करें। फर्दर मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे अभी भी इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी जो टोटके हैं जो बुज़ुर्ग दिया करती थी फीमेल, और एक गाँव के अंदर एक इस अंदाज में ट्रेंड सेट हुआ करता था, आज भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट की हो चुकी हैं। तो लोगों में न्यू जो अवेयरनेस है, जैसे
एस्थेटिक्स के हवाले से है, इन तमाम तर चीज़ों से लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं कि मे बी ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो आपके ख्याल में ये जो एक तज़ाद पाया जाता है, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जो हम टोटके कहा, मतलब मेरे दादे दादी नानी और सब ये बताते होते थे कि रीठे आंवले और सिकाकाई का शैम्पू बना लो और यूँ, नो डाउट वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हमारी दादी रीठे आंवले का शैम्पू बनाती थी ना, तो उसके ऊपर इतनी नुकसान देने वाले स्प्रे नहीं किए जाते थे। वो रीठा आंवला वाकई प्योर फॉर्म में एक साफ़ सुथरे पानी से पलने वाला इंग्रेडिएंट होता था, जिसको अगर हमने उसका पाउडर बना के उसको पका के बालों में लगाया तो वो हमें फ़ायदा देता था। आप जो स्प्रेज उसके ऊपर होते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रख के देखेंगे तो वो स्प्रे उसको तो बर्बाद कर चुके हैं एक चीज़ को। अब आपने उसको बना लिया, पका के उसको और एक जहर बना लिया, और अब आपने आंवले रीठे सर में लगा के समझा कि भी हमने टोटका आजमा लिया, हर्बल चीज़ पे हम आ गए। वो हर्बल चीज़ भी ऑर्गेनिक नहीं है। मेरी कज़न को किसी ने बताया कि सर में प्याज का पानी लगाओ, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसने प्याज का पानी सर में लगा लिया और उसको इतने रैशेज़ हुए कि उसकी जगह जगह से बाल उतर गए। उसको मतलब वो बाकायदा बाल चढ़ वाली एक बीमारी होती है, वो हो गई। ठीक है, तो हर चीज़ हर एक के कहने पे नहीं लगा लेनी है। हमारे पास अगर आप आते हो और हमें कहते हो कि जी आप तो बिल्कुल ही ट्रीटमेंट्स पे, एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स पे आ गए हो, तो हमने रिसर्चेस की हैं। हर महीने हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, हम वो अटेंड करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम हर वक्त हर चीज़ को कुछ भी करने से पहले उसको उसके ऊपर रिसर्च और उसके पास कॉन्फ्रेंस में से होके आए होते हैं, फिर आपके साथ कर रहे होते हैं। लेकिन इन नानी दादी वाले टोटकों पे कौन सी रिसर्च हो रही है? ठीक है, मैं बुरा नहीं कह रही, वो सब भी ठीक है, लेकिन आप देखें कि वो प्योर हालत में हमें मिल ही नहीं रहा। कि न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं, मर्दों की तरफ से ये शिकायत आती है कि जो फीमेल्स हैं वो मेकअप करने के बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं, और जैसे ही वो मुँह धोती हैं तो फिर बंदा जो है वो पूरी ज़िंदगी पछताता है कि मैंने मिस्टेक की है शादी करके यहाँ पे। तो अब ये बताइएगा, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स हैं, उनको एस्थेटिक्स की तरफ क्यों आना चाहिए? हाँ, आप शादी से पहले, मतलब मेरे पास तो बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी हैं जिन्होंने 6 महीने साल पहले से ऐसे प्रोसीजर्स हमसे करवाने शुरू कर दिए कि जब उनकी शादी होगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा ओवरडू मेकअप नहीं लेना पड़ेगा, उतना ही लेना पड़ेगा जितना कि उनको बस एक ज़रूरत है। हमने मतलब मेकअप का मकसद है प्यारा लगना, मेकअप का मकसद उसको थोप लेना तो हरगिज़ भी नहीं है ना। तो हम इतना ही उनको अच्छा, उनकी स्किन को अच्छा होना ज़रूरी है, न बजाय इसके कि हम उनको ऐसा मतलब यानी हम उनको वो ट्रीटमेंट से जिनकी उनकी स्किन को नुकसान पहुँचे। ठीक है, ज़्यादातर सैलॉन्स पे ये हो रहा है कि स्किन को नुकसान करने वाले पॉलिशर्स और वो इतना हार्श उनके ऊपर केमिकल यूज़ किया जाता है इनको गोरा करने के लिए कि शादी है ना, तो हम वो वाली जो उनकी ही टोन को हम अच्छा कर सकते हैं। गोरा किसी चीज़ को भी नहीं किया जा सकता। जो आपकी एक टेंडेंसी है गोरा होने की, वो एक लिमिट तक है अल्लाह की तरफ से ना। ठीक है, हाँ, इवन अनलेस आप माइकल जैक्सन की तरह सर्जरी ही करा लो तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वाइटनिंग की ड्रिप्स के बारे में भी मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं बहुत ये सब पूछते हैं ना, मेरा वो इनबॉक्स भरा होता है। वाइटनिंग की ड्रिप्स में जो ग्लूटाथायोन बेसिक एक चीज़ है, ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट है गोरा कर देना। ठीक है, वो उसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब हम जब 10 जब हम पढ़ रहे थे, हमने 10 लोगों पे ग्लूटाथायोन यूज़ किया, उसमें से 3 लोग गोरे हुए, 7 लोगों को बाकी बेनिफिट ज़रूर मिले लेकिन वो गोरे नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि उन 3 लोगों को इसका नुकसान मिला और उन 7 लोगों को नहीं मिला। तो जो एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है उससे आप गोरा हो जाएंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते। हम आपको 6 सेशंस देंगे। अगर आपकी बॉडी कहीं से डिटॉक्सीफाई कर रही है, आप स्ट्रेस पे हो, आप किसी मेडिकेशन पे हो, या भी आपके अंदर से मतलब 6 महीने कम से कम आपकी बॉडी से एंटीबायोटिक्स नहीं जाती हैं। हम तो ऐसे एंटीबायोटिक खाते हैं जैसे फ्रूट हो। तो अगर आपकी बॉडी में ये सब है और आप मेरे पास आए हो कि ग्लूटा की ड्रिप्स लगा दो, मुझे गोरा होना है, मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे कोई जादू नहीं आता है, मुझे कोई मिरेकल नहीं आता है। मैंने जो चीज़ें यूज़ करनी है वो एक प्रोसेस के थ्रू एक डोजेज है उसकी रिकमेंडेड, जो मैंने आपकी एज और आपकी वेट और आपकी हाइट के हिसाब से मैंने आपको लगा देनी है। उससे आप गोरे होते हो नहीं, उसके बाकी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, आपका लीवर, आपका क्लोन क्लींस होगा, लेकिन उससे आप गोरे होगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। आप क्या समझती हैं पिछले 10 ईयर्स के अंदर इस फील्ड में भी कोई जिद्दत आई है? बहुत ज़्यादा। मैं अगर आप इसको? हाँ, मैं अगर आपको बताऊं, मतलब मैं यूएई होती थी तो वहाँ पे मैंने पहली बार हाइड्रा फेशियल की मशीन देखी ना, तो मैं बड़ी खुश हुई कि अच्छा है, मतलब हम ये सब अब मशीन से भी कर सकेंगे।
तो मतलब पहली बार कह लें कि वहाँ पे मैंने ये मशीनरी और ये सब देखा था। फिर जब मैं पाकिस्तान आई, कोविड के बाद की बात है, कोविड की बात है, तो यहाँ पे मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और इतना ही ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, और ये मशीन्स और इनकी इंपोर्ट इतना ज़्यादा कि यहाँ पे बाकायदा पूरे पूरे शोरूम्स हैं जहाँ पे सारी मशीन्स हैं और उनकी पूरी पूरी वैरायटी मौजूद है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री पे इतना काम नहीं हो रहा, किसी इंपोर्ट पे इतना काम नहीं हो रहा जितना एस्थेटिक्स पे हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनको समझना और जानना बहुत लाजिम है। आज के सेशन के अंदर मुकम्मल तौर पे हमने जानने की कोशिश की कि एस्थेटिक्स क्या है। हमारे मुआशरे के अंदर लोगों की तरफ से इसका रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ना सिर्फ मेल बल्कि अब फीमेल तो यकीनी सी बात है ब्यूटी के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें फ़िक्रमंद नज़र आती हैं, लेकिन अब मेल्स की भी बहुत बड़ी तादाद है जो ख़ुद को हैंडसम जो है वो दिखना चाहते हैं और लोगों को चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस की वजह से जो है वो इम्प्रेस कर सकें, और ये चीज़ें यंगस्टर्स के अंदर आमतौर पे बहुत कॉमनली जो है वो पाई जाती हैं। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि एस्थेटिक्स जो एक अंदाज़ है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस हद तक वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है इन तमाम तर चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के हवाले से। और मज़ीद हमने ये भी जाना कि हेयर फॉल के इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, और हमारा जो एक ट्रेंड सेट है, एक माइंड सेट है कि फ़ौरी तौर पर हम नताइज चाहते हैं, इस माइंड सेट को हमें किस अंदाज में मैनेज करना है ताकि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आ सकें। करंट इनका मकसद यही है कि अवामुन्नास तक अथेंटिक जो लोग हैं वो आपके सामने प्रेजेंट किए जा सकें और अथेंटिक जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। हमारे मुआशरे के अंदर जो इंफॉर्मेशन की पेनिट्रेशन है, हर इंसान आज आप किसी से मशवरा लेने के लिए निकल जाएं तो आपको हर इंसान जिसका उस फील्ड के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, लेकिन वो आपको बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त अपनी तरफ से मशवरे दे रहा होगा। उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो यकीनन हम फेसबुक पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, और जो ऑथेंटिक लोग हैं उनके साथ जो है वो अपना उनके साथ इंगेज होना चाहिए ताकि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम मुकम्मल रहनुमाई ले सकें। इस अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम के अंदर एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद तरीन मौजू के ऊपर आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।